लास्ट क्लास में बेटा जी कूलम्ब्स लॉ पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, अभी 4-5 क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देख कराता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं फिर सॉल्यूशन भी करता हूं, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा देखो, कहा जा रहा है कि कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू। भाई क्यू क्यू खाली कहा गया, यानी कि ये भी प्लस क्यू है और ये भी कुछ नहीं कहा जा रहा, तो पॉजिटिव चार्ज लोगे उसको, और जिसके साथ माइनस लगा है नेगेटिव चार्ज। आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। तो फिगर अब देखना होगा हमारे को, और हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ईच चार्ज का मतलब हो गया जैसे 3 चार्जेस है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। हर चार्ज पर बाकी 2 चार्जेस फोर्स लगाएंगे, तो हर चार्ज पर बाकी 2 फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। समझ आई बात? तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। फिर एक एक करके करना पड़ेगा, मैं इस फिगर को नहीं छेड़ रहा, ये सवाल में मैं अलग से फिगर बना रहा हूं। जरा देखिए, सबसे पहले मैं निकालता हूं फोर्स ऑन ए पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें ना एक ही फिगर में तीनों दे दिया है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो दैट्स मैं एक एक करके बताता हूं। फर्स्ट केस, यहां पे माइनस क्यू का चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू और यहां पे भी प्लस क्यू। इन सब के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? L। मैं किस पर फोर्स निकालना चाह रहा हूं? चार्ज एट ए बी एंड सी। तो ए पर फोर्स निकालना चाह रहा हूं, तो जिस पर भी तुम फोर्स निकालना चाहते हो ना बेटा, आप बस ये देखना इस पर बाकी जो चार्जेस हैं वो कितना और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। समझे मेरी बात? अगर मैं देखता हूं इस प्लस क्यू का इस पर क्या असर रहेगा, तो प्लस क्यू वाला इस प्लस क्यू को क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। बोलो। एक बच्चा कहता है ये भी तो उसको उधर रिपल करेगा। भाई ये किसको किधर रिपल कर रहा है उससे मुझे मतलब ही नहीं, मुझे फोर्स किस पर निकालना है? ए पर। तो मैं बस ये देखूंगा कि ए पर क्या असर हो रहा है, ये किस पे क्या असर डाल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ना आपको होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये बी वाला चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है, मैं इसको नाम F1 दे देता हूं। क्लियर? अच्छा जी, इस F1 की वैल्यू क्या होगी? कि Q1 Q2 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, किस डायरेक्शन में है? बी से ए की तरफ, तो ये डायरेक्शन भी लिखना होता है अलोंग बी। क्लियर है? अब देखो, ये माइनस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना फोर्स? F2 में मान लेता हूं, तो यहां पे F2 क्या हो जाएगा? ये वाला है, इसको इस पे फोर्स लगाएगा कितना? Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। आपको कह रहे सर माइनस का था आपने लिया ही नहीं। बेटा माइनस प्लस का इस्तेमाल करके आपने क्या करना है? डायरेक्शन लेना है। यहां केवल हम मैग्नीट्यूड लगाएंगे, क्योंकि हम फाइनली अगर ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखी जाती है। क्यों भाई? इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू रखी जाती है? मैग्नीट्यूड की। ओके, इसलिए इसमें माइनस प्लस आप मत इंक्लूड कर देना। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला तो अभी लगाएंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। ये भी वही आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर।
और ये किस डायरेक्शन में, ए से सी की तरफ। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना, इसका और इसका रिजल्टेंट। तो एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस हो गए ऐसे, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वही हमारे को वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। और वेक्टर लॉ के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। भाई मैं नहीं लिखता थीटा, आप थीटा बताइए क्या होगा, 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल, सिंपल। और cos 120 की वैल्यू तो याद कर लो, क्योंकि आप में से कई सारे पीसीबी वाले हो, मैथ्स नहीं है तो पता नहीं है, और मैथ्स जिनके पास है भी वो कौन से इतना एकदम एक्सपर्ट हो रहे हैं कि हर वक्त ध्यान ही रहता है। cos 120 याद है, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे नहीं कह रहा, बात खत्म। cos 120 की वैल्यू -1/2, cos 180 की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1। ये सब कुछ ऐसे वैल्यूज है जो ज्यादा यूज में रहते हैं, ठीक है बेटा, इनको याद ही रख लो। अब आप यहां पे क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू, मैं देख रहा हूं F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही था। अरे देखो दोनों की वैल्यू सेम ही है ना, तो इसको अगर मैं x लिख दूं या कुछ भी F1 ही दोनों को लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। x इसलिए नहीं लिख रहा, कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों को F1 लिख देता हूं, चलेगा। अरे F1 और F2 दोनों बराबर ही है ना, अब दोनों जगह मैं F1 भी लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो आप यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F1 और -1/2, ये 2 से 2 कट गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। क्यों भाई, ये कैसे आ गया -F1 स्क्वायर, समझ आ रहा है क्या, ये 2 से 2 कट गया ना। अब फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, R की वैल्यू अंडर रूट F1 स्क्वायर यानी F1, यानी कि KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, समझ आई बात। और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि इधर आएगा। ये पहले पार्ट का आंसर हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत। दूसरे पार्ट में क्या होगा, कहोगे दूसरा पार्ट, हाँ उन्होंने कहा था फोर्स ऑन ईच चार्ज, अभी तो ए पर निकालना है, फिर बी पर निकालना पड़ेगा, फिर तो अब जब बी की बारी आएगी, तो बी की बारी जब आएगी तो ऐसे ये वाला इधर फोर्स अप्लाई करेगा और ये माइनस वाला इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। उसका भी आंसर यही आएगा, क्योंकि यहां भी एंगल कितना है, लेकिन डिफरेंस कब आएगा, ये थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप इधर निकालोगे तो बीच में एंगल क्या होगा, तो यहां 60 डिग्री होने के कारण फर्क आएगा। समझ आई बात, करो नोट करो, ये सेकेंड थर्ड पार्ट अपने आप कर लोगे। सेकेंड पार्ट में आपको 120 डिग्री और थर्ड पार्ट में 60 डिग्री रखना पड़ेगा, क्लियर है, करिए नोट। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप लोग को करा रहा हूं, सेकेंड पार्ट तो कर लोगे, बी पर फोर्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, बी पर फोर्स निकालना है, ये पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, बस आपने करना क्या होगा, बस थोड़ा सा समझा देता हूं, प्लस वाला इसको रिपेल कर रहा है, अब इसको F1 नाम दे देना, और ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको F2 नाम दे देना,
सेम अभी जैसे किया था 120 डिग्री का एंगल लग जाएगा, ठीक है भाई। और आप रिजल्टेंट निकाल लेना अगर फोर्स ऑन बी की बात आ रही है तो, है ना बेटा। लेकिन इसी पैटर्न पे अगर फोर्स ऑन चार्ज एट सी आ जाए, फोर्स ऑन चार्ज एट सी, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर चार्ज यहां पर है बेटा सी पर, माइनस क्यू का चार्ज है ना, माइनस क्यू का चार्ज, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, ठीक है। इसे ए बी और सी, तो सबसे पहले देखना अगर आप ध्यान से, तो ये ए वाला फोर्स चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो। ये बी वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, डायरेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रही है बात। हाँ जी अभय शर्मा होल्ड, यहां देखो, यहां पे पहले F1 की वैल्यू निकालो। F1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स, K Q1 Q2 अपॉन में ये डिस्टेंस तो सबके बीच में क्या है, L है, तो L स्क्वायर, ठीक है, यानी बेसिकली KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, C से A की तरफ, अलोंग CA, यस और नो। इसी तरह F2 की बात करें तो यहां पर इन दोनों के बीच का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में, C से B की तरफ। हर बार ये डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है, ये कंपल्शन है, चॉइस नहीं है आपकी। सो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अलोंग CB। अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, और बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, रिजल्टेंट इनके बीच में ही आएगा ना कहीं, हाँ जी। तो रिजल्टिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री होगा यहां पर, ओके बेटा जी। तो ये क्या हो जाएगा, मैं देख पा रहा हूं F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप इसको F1 और F1 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इससे पहले वाले में माइनस आया था तो एक कैंसिल हो गया था, यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे, क्या हो जाएगा 3 टाइम F1 स्क्वायर, यानी √3 F1, यानी √3 टाइम KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई डाउट या कंफ्यूजन है, चलिए जी लिखना है फटाफट लिख लीजिए, और नहीं तो समझ गए तो कर लेना, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से समझ के करिएगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। लो भाई 2 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। अब फिर कहा जा रहा है एक थर्ड चार्ज कौन सा रखा गया है, Q। थर्ड चार्ज Q कहां रखा गया, प्लेस ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ, यानी इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है उसके बीच में कहीं रखा जा रहा है, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर रखा गया, बस बीच में कहीं रखा गया। Q मैं मान लेता हूं x की डिस्टेंस पर रखा गया, और कहा यह जा रहा है इस तरह रखा गया है, सो दैट थर्ड चार्ज को इस तरह रखा गया है सो दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ इसका, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स 0। कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये रिमोट इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है। इसका ये कतई मतलब मत समझना कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहे हैं बट इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण रिजल्टेंट 0 हो जाए।
जैसे अभी क्या हो रहा है, इस पे ग्रेविटी नीचे लग रही है और मैंने ऊपर लगा रखा है फोर्स, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। समझ आ रही है बात? तो इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब नेट फोर्स जीरो। इसी तरह यहां भी देखिए, अगर यहां पे कहा जा रहा है ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इस पर बाकी दोनों के कारण इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, इस पर भी बाकी दोनों के कारण इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, और इस पर भी बाकी दो के कारण इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। यस और नो? इक्विलिब्रियम की मीनिंग यही होती है। तो इक्वल भी लगना चाहिए और ऑपोजिट भी लगना चाहिए। क्लियर? तो भाई ये दोनों कंडीशन हो गई कि फोर्स क्या क्या लगने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, और इन्हीं दो कंडीशन का यूज करके हमें ये निकालना है ये तीसरा चार्ज जो कैपिटल क्यू है वो कितना होगा, कितनी दूरी पर रखा होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। समझे? तो ये हमारे पास कंडीशन है। कहोगे अब कैसे निकाले? सोचो, अगर इस चार्ज क्यू को हम यहां रख रहे तो ये बाकी दोनों पे अपोजिट फोर्सेस लगाना चाहिए, यानी हर चार्ज पर अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, है ना? तो जरा देखो यहां पे क्यू, क्वेश्चन समझे आप लोग? अब देखो जरा यहां पर ये कैपिटल क्यू जो चार्ज है, पहली बात तो हमें ये सोचना पड़ेगा ये प्लस का होगा या माइनस का, पहले ये सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो मुझे नहीं पता, एक एक करके रख के देखते। कहोगे पूरी कैलकुलेशन करेंगे? ना जी, पहली लाइन में पता चल जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको प्लस का रखता हूं फॉर अ वाइल, तो ये और इस पे फोर्स निकालने की कोशिश करता हूं, तो इस पर ये कैसा फोर्स लगाएगा और ये, तो नेट जीरो हो सकता है क्या? जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट जीरो हो सकता है? तो भाई ये प्लस का तो नहीं है, ये यहीं से डिसाइड हो गया। समझे मैंने क्या करा? भैया अगर इक्विलिब्रियम में है तो हर चार्ज पर बाकी चार्जेस के कारण अपोजिट फोर्सेस लगने चाहिए, मतलब इस पर ये दोनों जो फोर्स लगाएंगे, ये इधर लगाए तो दूसरा इधर लगाए, तभी तो नेट जीरो होने का चांस बनेगा। तो मैं इसको माइनस क्यू लेकर देखता हूं, माइनस वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और वो प्लस वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है? आपको लग रहा होगा अरे ये तो बड़ा है छोटा है, अभी उसकी बात भी बताऊंगा। पहले अपोजिट तो लग रहा है क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक इक्वल होना चाहिए और एक, अभी अपोजिट का केस देख रहे हैं। इसी तरह अब इसकी बारी, इस पर बाकी दो के कारण देखो, ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इसको क्या करेगा? ये भी अट्रैक्ट करेगा। यहां भी अपोजिट लग रहे, बोलो कैसे अपोजिट हो रहा है? पता चल रहा है? नहीं, जिस पर भी फोर्स निकालने को कहा जाए वो देखो कि उसको दूसरा चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, उससे पता चल जाता है। जैसे इस पर मैं चाह रहा हूं फोर्स निकालना, तो ये माइनस वाला क्या करेगा इसको? तो जिस पर फोर्स निकालना चाह रहे हो ना, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि वही मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। तो माइनस वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस वाला इसको, अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक अट्रैक्ट करते, सॉरी क्या बोल, अनलाइक अट्रैक्ट करते और लाइक रिपेल करते, है ना बेटा? तो देख रहे हो, इससे सबकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी पहली बात तो ये कि क्यू मस्ट बी क्या भाई? नेगेटिव। क्यू चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा जी, अब क्यू नेगेटिव होना चाहिए, ये बात तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये कितनी दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि क्यू के नेगेटिव होते ही हर एक पॉइंट पर बाकी दोनों के कारण अपोजिट फोर्स लग रहे, और अगर मैं उनको इक्वल भी रख दूं तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे तभी तो उन्होंने कहा था ना इक्विलिब्रियम में होने चाहिए थे, तो हम इक्वल रख सकते। तो मैं अब क्या करूंगा सेकेंड पार्ट में, भाई इस पर बाकी दो के कारण इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, अगर ये माइनस का होगा तो,
तो मैं इसके कारण इस पर फोर्स निकाल रहा हूं, अब इसके कारण उस पर, ये बोलते बोलते तो अजीब हो जाएगा, तो इनको नाम दे देते हैं, ये ए बी, ये वाला पॉइंट पी, ठीक है भाई। और मैं यहां पे ये लिख देता हूं, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी, लिख सकते हैं भाई। क्यों? इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा माइनस नहीं लेोगे आप, क्योंकि प्लस माइनस का यूज करके आपने डायरेक्शन ले लिया। और इन दोनों के बीच का फोर्स, अगर ये x था बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो k Q1 Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी कैंसल होते हो कैंसल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगता है, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस। r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और r माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ये तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और r इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x, तो r बाई 2, x की वैल्यू क्या आ गई, r बाई 2। इसका मतलब ये थर्ड चार्ज कहां रखना चाहिए, एकदम सेंटर में, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी निकालना है कि ये थर्ड जो चार्ज है, देखो नेचर, मैग्नीट्यूड और पोजीशन सब निकालना था। नेचर पहले मैंने बता दिया पॉजिटिव या नेगेटिव, पोजीशन बता दिया कहां पे होना चाहिए, सेंटर पे। अब मैग्नीट्यूड, तो जैसे मैंने कहा कि हर एक चार्ज पर बाकी दोनों के कारण इक्वल फोर्स लगना चाहिए और अपोजिट, है ना भाई। तो अपोजिट तो इससे लग ही रहा है नेगेटिव लेने पे, इक्वल हम रख सकते हैं सबको। तो जैसे मैंने इस पर निकाला ना, अब मैं इस पर निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू पी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब मैं ए पर बाकी दोनों के कारण निकाल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में। ए पर इसके कारण फोर्स निकालोगे तो के Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसके कारण निकालोगे तो के Q1 Q2 अपॉन, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, ठीक है क्या। सॉल्व करो, के क्यू से के क्यू कैंसल, और हमें कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी, क्या, r बाई 2, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू r बाई 2 का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाई 4, ये दोनों कैंसल, यानी कैपिटल क्यू क्या होगा, क्यू बाई 4, यानी इन दोनों चार्जेस का 1/4 होगा। क्लियर है। एक बार फिर से इस बात को समझो बेटा, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा नहीं है यहीं पे, आगे भी बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। अभी यूटी टर्मिनल में तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फाइनल तक जाते जाते तो ये कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बगैर आगे कुछ होने वाला भी नहीं है, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है। मैंने इतनी जो बातें कही, कब कहां पे क्या लगाया वो समझना जरूरी है। कहा कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसीलिए पहले अपोजिट के लिए कंडीशन मैंने चुन लिया कि अगर बीच वाला माइनस होगा तभी सब पे अपोजिट फोर्स लगेगा, बोलो, ठीक है। और एक बार इस पर दोनों के कारण, P के कारण और B के कारण फोर्स निकाला यहां पर, और एक बार P पर A के कारण और B के कारण निकाला, इक्वल रख दिया। एक बच्चा बोला सर मैं B पे निकालता तो भी हो जाता,
हमें दो चीजें निकालनी थी, इसलिए दो कंडीशन ली मैंने। क्लियर है? करिए नोट। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा घर पे, ठीक है? चलिए, इसके बाद जरा यहां ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पॉइंट चार्जेस है प्लेस। इसमें जरा ये चेंज करो, अगर आपके नोट्स में भी ये लिखा है तो 3 पॉइंट चार्जेस, इसमें यहाँ 2 माइक्रो कूलम करो और यहाँ -3 माइक्रो कूलम। पहले को 2 माइक्रो कूलम और फिर दूसरे को -3 माइक्रो कूलम, ठीक है? यहां पे क्या कहा गया है जरा ध्यान दीजिएगा। 3 पॉइंट चार्जेस है, 2 माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो कूलम एंड -3 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, और नाम दिया हुआ है ABC। कौन कहां प्लेस किया गया ये नहीं बताया गया, तो ऐसे कंडीशन में एक रेस्पेक्टिव मैनर में लिखते हैं कि पहले को A पर, दूसरे को B पर, तीसरे को C पर। या तो वो बोलेंगे किसको कहां रखा गया, नहीं तो हम ऐसे लिया करेंगे। तो A पर क्या चार्ज है बेटा? 2 माइक्रो कूलम का। B पर क्या है? -3 माइक्रो कूलम का। और C पर क्या है? -3 माइक्रो कूलम का। 3 चार्जेस है, ठीक है? अब कहा यह जा रहा है कि what should be sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint of side BC so that A remains in, कौन इक्विलिब्रियम पे रहे? इससे पहले वाले सवाल में खाली ए के लिए नहीं कहा गया था, यहां सब इक्विलिब्रियम पे थे। यहां पर क्या कहा गया? ए इक्विलिब्रियम पे रहे। तो केवल ए इक्विलिब्रियम पे रहे तो ए पर ही नेट फोर्स 0 हमें करना है। हम यहां पे नहीं ले सकते कि बी पर भी नेट फोर्स 0, सी पर भी नेट फोर्स 0, ठीक है? तो इन्होंने ये कहा है कि एक चौथा चार्ज जो BC के मिड पॉइंट पे रखा गया है, D पर रखा गया है, ये D पॉइंट है, इसे क्या लिया जाए ताकि A वाला इक्विलिब्रियम पे आ जाए? खोगे अब ये कैसे बताएंगे हम? एकदम बता देंगे। देखो कैसे, आप ये देखो, हमें A पर इक्विलिब्रियम की बात करनी है ना? ये दोनों चार्जेस जो हमें दे रखे हैं, पहले ये देखो ये कितना फोर्स और किधर को लगा रहे हैं। ये B वाला इस पर जितना भी फोर्स लगाए इधर के डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, बोलो। C वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? जितना भी लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा। और ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर आएगा क्या? FBC। तो ये वाले चार्ज को इस पर किधर फोर्स लगाना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए? ऑपोजिट, रिपल्सिव लगाना चाहिए। सिंपल बोला करो, ज्यादा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ हो जाएगा क्या? हाँ भाई, यहां कौन सा अवार्ड बट रहा है अभी या फिर कोड़े पड़ रहे हैं? दोनों ही सिचुएशन में तुम एकदम सेफ हो, है ना? कुछ होना तो है नहीं। आप सीखने आए हो बेटा, पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा और पूछना भी पड़ेगा। ये B वाला इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, C वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों मिलकर इधर खींचेंगे। तो ये Q वाला कैसा होना चाहिए ताकि इसको इधर रिपल करे? तभी तो नेट फोर्स 0 हो सकता है इस पे, क्योंकि A वाले चार्ज को हमें कहां रखना है? इक्विलिब्रियम पर, केवल A वाले को। तो ये दोनों मिलके अगर इधर खींच रहे हैं नीचे की तरफ, तो Q के द्वारा इस पर फोर्स कैसा लगना चाहिए? ऊपर की तरफ, और इक्वल लगना चाहिए।
बोलो। तो क्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तभी तो उस पॉजिटिव को क्या कर पाएगा? रिपेल कर पाएगा। यानी इसके कारण इधर फोर्स एफ डी ऊपर की तरफ होना चाहिए और किसके बराबर होना चाहिए? एफ बी सी के। बोलो। हाँ जी मैम, समझ आई बात? तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कंडीशन समझ आ गई तो बस फॉर्मूला लगाना रह गया आप। ठीक है, दो कंडीशन मैंने बताई यहां पर कि भैया ये चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि साइन भी बताओ और मैग्नीट्यूड भी। तो क्यू कैसा रखना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन क्या होगा? पहला पार्ट, क्यू प्लेस्ड एट डी मस्ट बी क्या? पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे अगर ये पॉजिटिव है तो इसके और इसके द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स निकालो। क्या आ रहा है? पहले एफ बी। एफ बी क्या आएगा? इन दोनों के बीच का फोर्स के Q1 माइनस नहीं 3 इंटू 10 की पावर -6, Q2 क्या है? 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो गलती से भी 20 सेंटीमीटर मत लिखना, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, मुझे वैल्यू याद है, इस सबको सॉल्व करके 1.35 न्यूटन आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला फोर्स इसको इधर खींच रहा है, कितने फोर्स से? वही के Q1 ये है, Q2 ये है, 3 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.20 का स्क्वायर। ये भी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है, 1.35 न्यूटन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट एफ बी सी कितना आ रहा है वो निकालो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी cos 60। एफ बी और एफ सी के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा ना ये। एफ बी और एफ सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी इंटू एफ बी। मैं सबको एफ बी लिख रहा हूं, क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है। cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे? एफ बी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एफ बी का, यानी √3 एफ बी, यानी कि √3 इंटू 1.35 न्यूटन। इसका ये मतलब हुआ कि एफ बी और एफ सी दोनों मिलाकर इतना फोर्स लगा रहे, 1.35 √3 न्यूटन। तो इस क्यू को भी इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो फॉर बीइंग चार्ज एट ए इन इक्विलिब्रियम, ए पर जो चार्ज है अगर हम उसको इक्विलिब्रियम पे करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में जो एफ बी सी लगा है वो बराबर होना चाहिए किसके? एफ डी के। बोलो भाई, इन दोनों ने मिलके जो फोर्स नीचे लगाया है डी के द्वारा उतना ही ऊपर लगना चाहिए ना। तो बी और सी के कारण तो इतना लगा है 1.35 √3, और इन दोनों के बीच का क्या फोर्स लगेगा? तो लगाओ के Q1 क्या है? 2 इंटू 10 की पावर -6, और ये क्या है? कैपिटल Q अपॉन में ए से डी का स्क्वायर। एडी की लंबाई क्या होगी, कोई बताएगा? एक दिन पहले बताया था। वेरी गुड, लेकिन ये वेरी गुड 2-4 जनों को ही, क्योंकि सबने नहीं बोला। √3/2 इंटू में लेंथ ऑफ द साइड होती है,
ये मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीच में ये जो मीडियन की लंबाई होती है वो √3/2 इंटू में साइड होती है। हर दिन की बात आपको याद होनी चाहिए। √3 2 से इसे कैंसिल करोगे 0.10। ठीक है भाई, यहां वैल्यू पुट कर दो 1.35 √3, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू क्यू, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू में 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? 1.35 √3 की जगह 1.73 इंटू 3.1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 इधर आ गया, और ये सारी चीजें अपॉन में 9 2 18 इंटू 10 की पावर 3 सॉल्व कर लेना। अगेन मुझे वैल्यू याद है, मैं लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कहोगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ सकती है? एकदम आ सकते हैं एग्जाम में बेटा, और आपको करना भी पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। 3 6 18, इनको मल्टीप्लाई करके एक ही बार तो 6 डिवाइड करना है भाई, इतनी भी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 3.89 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी 3.89 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है बात? समझ आया है कंसेप्ट? नोट करिए।